अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे जो 14 तारीख 8वां महीना सन 2024 में आपका अभी हुआ था। ये पेपर मैं पहले ही सॉल्व करा देती, लेकिन मेरे पास ये पेपर अवेलेबल नहीं था। फिर मैंने आपके ज़्यादातर कमेंट्स आए बच्चों के कि नहीं मैम हमारा एक बार पेपर डिस्कस करा दीजिए, कि एक बार मैच करा दीजिए कि हम सही कर के आए हैं नहीं कर के आए हैं, क्योंकि पूरे यूट्यूब पर इसका कंटेंट हमें कहीं नहीं मिला। तो फिर मैंने अपनी एक फ्रेंड से बात की और मेरे फ्रेंड्स के थ्रू मुझे ये पेपर अवेलेबल हो पाया है। तो चलिए आज हम इस पेपर को डिस्कस करेंगे, देखते हैं आपका कितने नंबर का पेपर सही हुआ। उम्मीद करती हूँ ज़्यादातर बच्चों का ये पेपर अच्छा ही हुआ होगा, क्योंकि इसमें ज़्यादातर टॉपिक ऐसे थे जो मैंने आपको करा रखे थे। ठीक है, डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की प्रॉपर क्लासेस तो नहीं हो पाई थी, लेकिन डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में जो टॉपिक सिमिलर होते हैं मैंने आपसे कहा था उनके अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और आपके लिए मैंने एक अलग से मारूजी सवालात जो सन 2016 से लेकर सन 2022 तक के थे, सन 2023 तक के मैंने आपको करा रखे थे प्रीवियस ईयर के मारूजी सवालात यानी कि एमसीक्यूज। और मैंने आपके लिए उर्दू कवायद के नाम से भी एक अलग से वीडियो बनाई थी। तो वो ज़्यादातर जितने भी मैंने वीडियोज़ आपकी कराई हैं और जो टॉपिक कराए थे वो इस हमें क्वेश्चन पेपर में देखने को मिले हैं। चलिए तो आज पेपर को डिस्कस कर लेते हैं। जो चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और अपने जो आपके आने वाले न्यू बैच है, ठीक है, आप अपने ग्रुप में होंगे, कॉलेज की साइड से ग्रुप बनता है, ठीक है, उसमें डीएलएड फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सभी सेमेस्टर के स्टूडेंट्स होते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को उन तक ज़रूर पहुंचाइए जो डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में आने वाले हैं, ठीक है ना। तो थोड़ी सी उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगी कि आगे की उन्हें क्लासेस कहाँ से करनी है, क्योंकि इस बार ऐसा हुआ कि ज़्यादातर बच्चों के पेपर करने के बाद उन्हें वहाँ पे पता चला कि हम डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का या डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का अच्छा कंटेंट तदरीस उर्दू डीएलएड विद सना मेरे चैनल पर अवेलेबल था, लेकिन बच्चों को इस चैनल के बारे में पता नहीं था। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि इस चैनल का सभी को पता चल जाए। ये चैनल अभी बना है और इंशाल्लाह इस चैनल से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प भी मिलेगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का पेपर जो 14 तारीख 8 महीने सन 2024 में हुआ था। तो चलिए देख लेते हैं इसका पहला क्वेश्चन मारूजी सवालात यानी कि आपके एमसीक्यूज। इसका पहला क्वेश्चन आया था, देखिए दर्ज झेल में से कौन सी सिंफ नस्र की ज़मीर में आती है। तो देखिए कितना इजी है ये भी क्वेश्चन। आई थिंक मैंने आपको करा रखा था। नस्र में क्या क्या आता है, नस्र में आपके आती है कहानी, ठीक है ना। कहानी वगैरह आपकी किस में आती है, नस्र में आती है। तो देखिए गज़ल, गज़ल तो नहीं होगा, ठीक है, नज़्म भी नहीं होगा, कसीदा भी नहीं आता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका अफसाना हो जाएगा। तो इसका पहले का आंसर हो जाएगा आपका अफसाना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 था आपका बुलंद ख्वानी का ताल्लुक है। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था बुलंद ख्वानी किसे कहते हैं। बुलंद ख्वानी बोलते हैं आपके लाउड रीडिंग को, ठीक है ना। तेज आवाज में पढ़ना क्या कहलाता है, बुलंद ख्वानी कहलाता है। और मन मन में हल्के आवाज से पढ़ना क्या कहलाता है, हमारा खामोश ख्वानी कहलाता है। तो चलिए देख लेते हैं बुलंद ख्वानी का ताल्लुक है, पढ़ने से है, लिखने से है, खुशखती से है या तज्जिया से है। तो देखिए इसका आंसर सभी ने उम्मीद करती हूँ सही लगाया होगा कि बुलंद ख्वानी का ताल्लुक किससे है, पढ़ने से है, ठीक है ना। तो ये लिखने से, खुशखती से, तज्जिया से, इनसे ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। आपका सही आंसर हो जाएगा बुलंद ख्वानी का ताल्लुक है आपका पढ़ने से। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 था आपका लफ्ज़ खुशी का मुतजाद क्या है। मुतजाद बोलते हैं आपके अपोजिट वर्ड को। तो लफ्ज़ खुशी, खुशी का उल्टा क्या होता है, गम होता है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। 4 ऑप्शन दिए थे उन्होंने, सुख, गमी, सुकून या गम। तो लफ्ज़ खुशी का मुतजाद यानी कि उल्टा होता है आपका गम। ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 था आपका लफ्ज़ किताब की जमा है। तो कुतब, कतूब, किताबियात या किताबी। तो मैंने आपको याद होगा जब मैंने आपको पढ़ाया था तो उसमें किताब की बजाय मैंने ज़्यादातर आपको क्या लिखवाया है, कुतब लिखवाया है। कुतब क्या होती है, ये किताब की जमा होती है, ये मैंने आपको बता भी रखा है, ठीक है ना। मैंने आपको जब ज़ोके सलीम की तरबियत कराया तो उसमें भी क्या था, मैंने आपको किताब की जगह क्या लिखवाया था, कुतब लिखवाया था। आप जाके वीडियो अच्छे से देख लीजिएगा। और मैंने इस वर्ड को एक्सप्लेन भी करा था कि किताब की जमा क्या होती है, किताब की जमा आपकी कुतब होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक हो जाएगा आपका। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 था आपका
तदरीसी मुआविन शे क्या है? तो मैंने आपको मुआविन अशिया या मुआविन शे इतना अच्छे से करके समझाया ताकि क्या होते हैं, ये आपके टीएलएम होते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल होते हैं, कि मुआविन अशिया उन्हें बोलते हैं, यानी कि जो हम अपने टीचिंग में क्या करते हैं, यूज़ करते हैं जिन मटेरियल का, जैसे ब्लैक बोर्ड। मैंने स्पेशली आपको सबसे पहले तख्तसिया ही बताया था, फिर मैंने आपको बताया था उसके बाद चॉक, डस्टर, ठीक है ना, चार्ट, ग्लोब, ये सब क्या है, आपके मुआविन अशिया है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। इन्होंने दिया था कुर्सी, कुर्सी मुआविन अशिया नहीं है। ब्लैक बोर्ड, स्कूली बस या मेज, तो बहुत अच्छे से मैंने आपको बताया था तख्तसिया, ब्लैक बोर्ड, दोनों वर्ड ही मैंने लिखकर समझाया था आपको मुआविन अशिया के लिए, कि मुआविन अशिया का जो मेन एग्जाम्पल आता है ज़्यादातर वो आपके क्या आता है, तख्तसिया। इंग्लिश में इसे ब्लैक बोर्ड बोलते हैं। इस बार इन्होंने क्या किया, इंग्लिश के वर्ड को उर्दू में लिख कर दे दिया, तो आपका ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो गया होगा। उम्मीद करती हूँ। मुआविन अशिया क्या है, तो मुआविन अशिया है आपका ब्लैक बोर्ड। चलिए, यहाँ आपके पांचों मारूजी सवालात कंप्लीट हो जाते हैं। उम्मीद करती हूँ आपने ये पांचों ही मारूजी सवालात बिल्कुल सही किए होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ से आपके मुख्तसर तरीन सवालात स्टार्ट हो जाते हैं। इन्होंने दिया था कि मंसूबा सबक किसे कहते हैं, तो मैंने आपको मंसूबा सबक पर अलग से वीडियो बना रखी है। ठीक है, मैंने उसमें आपको मंसूबा सबक के मकासद भी बताए थे। मंसूबा सबक किसी कहानी का या नसर का, नज़म का मंसूबा भी मैंने आपको करा रखा है। ठीक है ना, मंसूबा सबक किसे कहते हैं, लेसन प्लान को कहते हैं। ये मैंने आपको आई थिंक 100 टाइम्स बताया था कि मंसूबा सबक किसे कहते हैं। तो अगर आप इतना भी लिखा है कि मंसूबा सबक लेसन प्लान को कहते हैं, इसका अंदर हम एक टीचर अपना पूरा प्लान बनाता है कि बच्चे को आज वो कैसे पढ़ाएगा, क्या पढ़ाना है, ठीक है ना, उस चैप्टर के क्या बेनिफिट्स बच्चों को मिलेंगे। तो यही आपका क्या होता है, मंसूबा सबक होता है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ ये भी क्वेश्चन आपने बिल्कुल सही किया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 दिया था इन्होंने। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 था आपका मुहावरा। इन्होंने एक मुहावरा ज़रूर आता है, ठीक है ना, डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में कुछ आपके ऐसे पॉइंट होते हैं जैसे मुहावरा, शेर, ये सब चीज़ आना कंपलसरी होता है। इस बार आपकी क्लासेस जो प्रॉपर स्टार्ट होंगी उसमें मैं आपको एक एक चीज़ डिटेल में बताऊंगी। ठीक है, कि किस चैप्टर आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर को आपको ज़्यादा अच्छे से करना है, ठीक है ना, कौन कौन से मुहावरे आपको रिपीट होते हैं और किस किस चीज़ की तैयारी करके जानी है। तो इंशाल्लाह इस बार आपकी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की प्रॉपर क्लासेस चलने वाली हैं, और इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ मैं 1 सितंबर से आपकी क्लासेस प्रॉपर स्टार्ट करा दूंगी। ठीक है ना, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। मुहावरा, सर ऊंचा करने की मदद से एक जुमला बनाइए। तो इस सर ऊंचा करना है, इसका क्या मतलब होता है, देखिए, सर ऊंचा करने का मतलब होता है आबरू बढ़ना या फिर प्रतिष्ठा बढ़ना। ठीक है ना, तो उम्मीद करती हूँ आपने सही लिखा होगा। इसको कैसे मुहावरे में इस्तेमाल करोगे, देखिए, मैं अपने तलबा का में से किसी ही एक का नाम लेकर इस मुहावरे को बना रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ किसी और का भी नाम लिखकर इस मुहावरे को बना सकते थे। देखिए, जुनैद इम्तिहान में अव्वल आया, इस वजह से उसके माँ बाप का सर ऊंचा हो गया। ठीक है ना, सर ऊंचा होना यानी कि उनको प्रतिष्ठा मिलना। ठीक है, यहाँ आप किसी और का भी नाम लिख सकते थे। मेरे से जो मेरे तलबा पढ़ते हैं, मेरे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, मैं उनमें से ही हमेशा किसी का नाम लेकर आपको एग्जाम्पल देती हूँ। ठीक है ना, तो चलिए, आप यहाँ किसी और का भी नाम लिख सकते थे। इसको आप ऐसे तरीके से करना, मुहावरा सर ऊंचा करने से मुराद है कि सर ऊंचा करना किसको बोलते हैं, आबरू बढ़ना है, प्रतिष्ठा बढ़ना। और इसको जुमले में इस्तेमाल आप ऐसे कर देते कि जुनैद इम्तिहान में अव्वल आए, इस वजह से उनके माँ बाप का सर ऊंचा हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 था आपका, ड्रामे की तदरीस के लिए आप कौन सा तरीका इख्तियार करेंगे। तो आप सभी को मालूम होगा ड्रामा किसे बोलते हैं। ड्रामा होता है आपका नाटक, और तदरीस बोलते हैं आपके टीचिंग यानी कि शिक्षण को। तो ड्रामे की तदरीस के लिए आप कौन सा तरीका इख्तियार करेंगे, तो वहाँ आपको ये लिखना था। देखिए, ड्रामा क्या है, ड्रामा एक यूनानी लफ्ज़ है जिसके मायने अमल करना या कुछ करके दिखाना है। ठीक है ना, आपको लिखना था वहाँ इस्तिलाह में ड्रामे से मुराद ऐसी कहानी है जिसे स्टेज पर किरदार की मदद से पेश किया जाता है। ठीक है ना, यही क्या होता है आपका, यही ड्रामाई तदरीस यानी कि ड्रामे की तदरीस होता है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 8 उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और इसके बारे में टॉपिक वाइज डिटेल में ड्रामा, आपका कहानी, अफसाना, नस्र, नज़्म, जितने भी आपके टॉपिक है मैं इस बार डिटेल में कराऊंगी। तो इंशाल्लाह आपका और जो न्यू बच्चे आने वाले इनके सभी टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना, तो चलिए, ड्रामा क्या है, ड्रामिक तदरीस सब समझते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ड्रामिक तदरीस सिर्फ उसे बोलते हैं जिसे, जैसे कि इस तरह में हम कोई भी प्रोग्राम है, ठीक है ना, हम स्टेज पे उसे दिखाते हैं, दर्शाते हैं, हम क्या हो रहा है, वो ड्रामा हो रहा है। और उसकी मदद से क्या करना, कि जो किरदार होते हैं उन किरदारों की मदद से एक हमें प्रोग्राम अरेंज करने, यही आपका ड्रामाई तदरीस कहलाता है। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। उर्दू के
किसी दो शायर के नाम लिखिए। तो बिल्कुल ही आपको इतना इजी क्वेश्चन दिया था, एकदम से कहते नहीं हलवा क्वेश्चन है आपके लिए, कि उर्दू के किसी दो शायर के नाम बताइए। उर्दू के इतने शायर हैं, मिर्ज़ा गालिब, आपके इकबाल, अकबर इलाहाबादी, बहुत सारे शायर हैं, मीर तकी मीर। आप वहाँ पे मशहूर शायर का नाम लिखते, जैसे मिर्ज़ा असद अल्लाह खां गालिब, अल्लामा इकबाल, ठीक है ना। दो शायर के नाम लिखने थे। उम्मीद करती हूँ ये भी आपको आंसर आपका बहुत अच्छे से हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 दिया था, ज़बान सीखने के अमल में लिखना, पढ़ना, सुनना और बोलने में सबसे पहले क्या ज़रूरी है। तो देखो मैंने आपको इतनी अच्छे से ये बता रखा है कि सु बो प ली, क्या बताया था मैंने आपको, समझा रखा है क्या। देखिए सु बो प ली यानी कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ठीक है ना। तो इसमें आप खुद ही बताइए सबसे पहले क्या आ रहा है। इसमें सबसे पहले हमारा क्या आता है, सुनना आ रहा है। तो ज़बान, इन्होंने यही पूछा था कि ज़बान सीखने के अमल में लिखना, पढ़ना, सुनना और बोलने में सबसे पहले क्या ज़रूरी है। तो सीधे सा आप सुनने के बारे में पूरा डिटेल में लिख देते। मैंने आपको चारों पॉइंट बहुत अच्छे से करा रखे हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ठीक है ना। तो आपको सिर्फ सुनने के बारे में यहाँ पे अच्छे से डिटेल में बताना था कि सबसे पहले क्या ज़रूरी है। सबसे पहले सुनना ज़रूरी है। बच्चा जब कुछ सुनेगा जब वो बोल पाएगा, जब वो बोल पाएगा तभी वो अच्छे से पढ़ पाएगा, और फिर जब वो अच्छे से पढ़ पाएगा तभी वो लिख पाएगा, ठीक है ना। तो यही इसका क्रम होता है, सु बो प ली, यानी कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। यहाँ आपको सुनने के बारे में लिखना था। चलिए क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन 11 था आपका, देहली कवायद की इस्लाह में क्या है। तो देहली कवायद बोलते हैं आपकी ग्रामर को, इस्तेलाह बोलते हैं आपके किसी भी चीज़ को सुधारना या संशोधन करने में, ठीक है ना। तो क्या है, तो देखिए इन्होंने सीधा से पूछा देहली कवायद की इस्तेलाह में क्या है। देहली, पहले इसके अंदर क्या संशोधन हुआ देहली के अंदर, ठीक है। पहले देहली इस तरीके से लिखते थे, दाल हाल लाम या, ठीक है ना। इसका अंदर इस्तेलाह करके, संशोधन करके, इसको एक अच्छी तरीके से मतलब नया रूप देकर अब हम देहली कैसे लिखते हैं, इस तरीके से, ठीक है ना। हमसे यही पूछा था इन्होंने कि देहली कवायद की इस्तिलाह में क्या है। तो देहली की जो हम नया संशोधन हो उसमें सुधार हुआ, पहले देहली इस तरीके से लिखते थे और अब देहली इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है ना। इसमें सिर्फ थोड़ा सा क्या करना, संशोधन हो, उसमें क्या सुधार हो, यही पूछा था हमसे। तो हमने इसको अच्छे से, आपने इतनी उम्मीद करती हूँ इसे भी कर दिया होगा क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 तो बहुत ही ईजी था आपका। उर्दू ज़बान की अहमियत पर एक नोट लिखिए। उर्दू ज़बान की अहमियत हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर भी रखा है कि उर्दू ज़बान की बहुत ज़्यादा अहमियत है, ठीक है ना। तो ये भी क्वेश्चन आपने अच्छे से किया होगा। फिर भी अगर किसी बच्चे को किसी भी टॉपिक में कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। और जो टॉपिक आपको अलग से पढ़ना है, जो डीएलएड के 3rd सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, वो उस टॉपिक का नाम लिखकर मुझे सेंड कर सकते हैं। मैं आपको वो टॉपिक अच्छे से क्लियर करा दूंगी, ठीक है ना। अभी हम पे बहुत टाइम है, 1 सितंबर से आपकी शायद, उम्मीद करती हूँ उससे पहले से ही शायद मैं आपकी क्लासेस स्टार्ट कर दूँ डीएलएड 3rd सेमेस्टर के स्टूडेंट्स की उर्दू के लिए, ठीक है ना। तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। इस बार सारे टॉपिक हम डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह सन 2019 से लेकर सन 2023 तक के सभी क्वेश्चन पेपर भी आपके इसी चैनल पर मैं सॉल्व कराऊंगी। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। इंसानी कदरों से आप क्या समझते हैं। देखिए इंसानी कदर, इसको क्या बोलते हैं, इंसानी कदर होता है आपकी ह्यूमन वैल्यूज़, यानी कि मानव मूल्य। इंसानी कदर से मुराद वह खूबी है जो हमें दूसरे इंसानों के साथ मुआमला करते वक्त इंसानी अंसर को जहन में रखने की रहनुमाई करती है। ये इसका आंसर था और उम्मीद करते हो आपने इसे बहुत अच्छे से किया भी होगा। अगर आप वहाँ इतना भी लिख कर आ गए हैं कि इंसानी कदर से को क्या बोलते हैं, ह्यूमन वैल्यू बोलते हैं, मैं आपको जब भी याद होगा कराती हूँ तो मैं उस उर्दू के वर्ड को आपको ब्रैकेट में करके इंग्लिश में ज़रूर लिखवाती हूँ, जिससे क्या होता है एग्जामिनर को मालूम हो जाता है कि बच्चों को इस लफ्ज़ का मीनिंग मालूम है, ठीक है ना। तो इंसानी कदर यानी कि ह्यूमन वैल्यूज़, और आपको जो मैंने आंसर अभी ये बताया है आपने इसी तरीके से इस आंसर को वहाँ अटैम्प्ट भी किया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 था आपका, उर्दू के किसी शायर या अफसाने निगार पर एक मजमून लिखिए। तो देखिए उर्दू के इतने अच्छे आपके शायर से इतने अफसाने निगार हैं, पर इन्होंने एक चीज़ दी है, उर्दू के किसी शायर या तो आप अब शायर का लिखिए या फिर किसी अफसाने निगार पर एक मजमून लिखिए। तो उम्मीद करते हो आपने किसी शायर या अफसाने निगार में से किसी एक का इसे अच्छे से कर दिया होगा। लेकिन अगर मैं आपको ज़्यादा अगर मेरे पास एक क्वेश्चन आता तो मैं अफसाने निगार पर ही करती, क्योंकि शायर में अगर हम किसी के बारे में शायर पर मजमून लिखेंगे तो हमें उसका शेर भी लिखना होगा, ठीक है ना। और ज़्यादातर क्या होता है, बच्चे को शेर याद भी हो तो वो लिखने में कहीं ना कहीं गलती कर ही देता है। लेकिन अफसाना क्या होता है, जैसे मुंशी प्रेमचंद का कफन अफसाना है, वो इतना मशहूर अफसाना है, ज़्यादातर सबने उसके बारे में पढ़ा ही होगा। तो उसके बारे में लिख के उसकी 2-3 लाइनें भी अगर आप लिख देते हो उसके
अफसाने के बारे में, तो आपको पूरे नंबर इसमें मिल जाते। तो अगर मुझे चॉइस में मिलती तो मैं यहाँ अफसाना ही करती क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 दिया था, किसी नज़म या कहानी का मंसूबा सबक तैयार करें। तो मैंने आपको कहानी का मंसूबा सबक कितने अच्छे से करा रखा है, बल्कि मैंने आपको इसके ऊपर एक अलग से वीडियो भी बनाई थी मंसूबा सबक की, और मैंने आपसे कहा था कि डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर और डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के दोनों के लिए ही ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी मंसूबा सबक वाली, और मैंने इसको बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके समझाया था। यहाँ तक कि मैंने मंसूबा सबक के मकासद जो होते हैं वो भी अलग से आपको एक्सप्लेन किए थे कि किस तरीके से अगर मकसद पूछ ले तो आपको कैसे लिखना है। तो उम्मीद करती हूँ ये भी आपको क्वेश्चन बहुत अच्छा हुआ होगा कि किसी नज़म या कहानी का मंसूबा। मैंने आपको कहानी का मंसूबा करा रखा था, तो आपने नज़म का भी करा रखा है, आपने ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से अटैम्प्ट कर दिया होगा। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 था आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 था आपका, इस्म सिफ्त ज़मीर में से किसी एक की तारीफ माँ मिसाल कीजिए। यानी कि आपको एग्जाम्पल भी देने हैं किसी एक की, लेकिन ठीक है तीनों की नहीं, किसी एक की। तो मैंने उर्दू कवायद के नाम से आपकी एक अलग से वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने आपके सभी इस्म सिफ्त कलमे की सारी किस्में मैंने आपको कराई थी, ठीक है ना उसमें। चलिए तो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए अगर आपने इस्म लिखा होगा तो मैं उम्मीद करती हूँ इस तरीके से ही लिखा होगा कि इस्म किसे बोलते हैं, नाउन को बोलते हैं। किसी शख्स, मुकाम, चीज़ या कैफियत के नाम को क्या कहते हैं, इस्म कहते हैं, जैसे कि ताजमहल, गुलाब, किताब वगैरह, ठीक है। और अगर आपने ज़मीन सिफ्त की होगी तो सिफ्त किसे बोलते हैं, सिफ्त बोलते हैं आपके एडजेक्टिव को। सिफ्त वह कलमा है जिस सिफ्त वह कलमा है जिस इस्म या ज़मीर की अच्छाई या बुराई जाहिर करे, ठीक है ना। सिफ्त क्या है, किसी की अच्छाई या बुराई को जाहिर करता है, वो क्या कहलाता है, हमारा सिफ्त कहलाता है, ठीक है। जैसे कि इसके एग्जाम्पल आपने लिखे होंगे सफ़ेद दूध, सुर्ख गुलाब, बुरा आदमी वगैरह। मैंने आपको और भी इसके एग्जाम्पल करा रखे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। अगर ज़मीर आप वहाँ कर पाए होंगे तो ज़मीर किसे बोलते हैं, ज़मीर बोलता है आपके प्रोनाउन को। ज़मीर वह कलमा है जो जिस इस्म के बदले बोला जाता है। क्या होता है, जो इस्म के बदले बोला जाता है वो ज़मीर होता है। जैसे मैं, तुम, वह, तू वगैरह। जैसे तुम यहाँ आओ, वो क्या कर दिया, नाम हटा दिया, राहुल तुम यहाँ आओ, राहुल हटा के उसने क्या किया, तुम क्या है इस टाइम पे, तुम ज़मीर है, ठीक है ना। तो ये क्या है, जो इस्म की जगह बोला जाए वो ज़मीर होता है। तो उम्मीद करती हूँ तीनों में से किसी एक की आपने अच्छे से डेफिनेशन लिख दी होगी, तारीफ लिख दी होगी, और उसकी एग्जाम्पल भी आपने वहाँ दिए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 था आपका, कि अपनी फूफी के नाम एक खत लिखिए। अपनी फूफी के नाम एक खत लिखिए जिसमें आपके इंटरमीडिएट इम्तिहान इम्तियाजी नंबरों से पास होने की खबर है। तो आपको अपनी एक फूफी को क्या लिखना है, एक खत लिखना है, ठीक है। मैंने आपको इस बार खत नहीं कराया था, लेकिन क्योंकि मैंने थर्ड सेमेस्टर की प्रॉपर क्लासेस नहीं ली थी, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की प्रॉपर क्लासेस हुई थी, इस बार मैं आपको एक खत किस तरीके से लिखना है वो भी आपको अच्छे से करा दूंगी। ये भी वैसे बहुत ईजी था, ऊपर आपको लिखना था कि जहाँ पर आप खत दे रहे हैं वो जगह का नाम, ठीक है, डेट डाल देते हैं, और फूफी के नाम खत, प्रिय फूफी या फिर मेरी प्यारी फूफी करके उसके बारे में आपको यही लिख देना था। उम्मीद करती हूँ ये भी इतना भारी नहीं है, इतना टफ क्वेश्चन नहीं था कि आप वहाँ अटैम्प्ट नहीं कर पाए होंगे। सिर्फ खत लिखना था, तो इसे भी आपने अच्छे से अटैम्प्ट किया होगा, उम्मीद करती हूँ मैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए दर्ज झेल शेर का मतलब अपने अपने अल्फाज में वाजिहा करिए। क्या करना है, यहाँ एक शेर दिया है, इसको अपने अल्फाज में आपको एक्सप्लेन करना है। शेर क्या है देख लेते हैं। हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत। तो मैंने आपको इकबाल के बारे में कहा था, अल्लामा इकबाल का शेर हमें पेपर में देखने के लिए ज़रूर मिलता है, चाहे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर हो या डीएलएड थर्ड सेमेस्टर हो। और डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में भी अल्लामा इकबाल का ही शेर आया है इस बार, और लास्ट ईयर भी ऐसे आया था, और इस बार भी आपका डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में ये किसका शेर है, ये आपके अल्लामा इकबाल का शेर है। चलिए तो आपने उम्मीद करती इस तरीके से लिखो, क्योंकि मैंने करा भी रखा था कि ये शेर अल्लामा इकबाल ने 1902 में लिखा था। इस शेर में अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि मेरी वजह से मेरे वतन में ऐसी ही रौनक हो जैसे चमन में फूलों की वजह से रौनक होती है। क्या कह रहे हो, कि मेरी वजह से ऐसी ही रौनक हो जैसे चमन में फूलों की वजह से होती है। तो यहाँ आपका ये पेपर कंप्लीट हो जाता है। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का ये आपका क्वेश्चन पेपर था, जो आपका कब हुआ था, यह आपका पेपर हुआ है, ये आपका पेपर हुआ था 14 तारीख 8 महीना सन 2024 को ये पेपर हुआ था। तो बच्चों के जो ये कमेंट्स आ रहे थे कि मैम पेपर मैच करा दीजिए, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा
यूज़फुल रहेगी और आने वाले जितने भी बच्चे हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के, उनके लिए भी ये वीडियो यूज़फुल रहेगी। अगर बच्चे मुझे कमेंट्स करेंगे तो मैं इसको पूरे पेपर को आपको अलग से वैसे सॉल्व करा दूँगी, ठीक है ना? चलिए तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। और एक बात और, जो बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं कि मैम हमें आपका कोई कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए जिसके थ्रू हम आपको अपने क्वेश्चन पेपर भी सेंड कर पाएँ और आपसे कुछ प्रॉब्लम हो तो उसके बारे में पूछ लें, तो इंशाल्लाह जल्द ही मैं एक आपको अपना नंबर दूँगी, ठीक है? उस पे आप मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं और उस पे आप मुझे जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वगैरह होते हैं, वो आप मुझे उस पर ही सेंड कर दीजिएगा, ठीक है ना? चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।